अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे कैबिनेट विस्तार से जुड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार करने वाले हैं। मोदी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 15 से 17 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरणों और आने वाले दिनों में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1:30 बजे होना है। राष्ट्रपति भवन में सभी नए मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शपथ दिलाएंगे। आज जिन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है उसमें सबसे बड़ा नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का नाम है। पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। मनोहर पर्रिकर ने कल ही सीएम पद से इस्तीफा दिया। फिलहाल रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास है। जेटली पहले ही कह चुके हैं कि रक्षा मंत्री का उनके पास अतिरिक्त प्रभार था। गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर को साफ छवि और कड़े फैसले लेने वाला शख्स माना जाता है। पर्रिकर की छवि बेहद ईमानदार रही है। आज महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हंसराज अहीर को मौका मिल सकता है। अहीर चंद्रपुर से सांसद हैं। अहीर ने कोलगेट मामले को उजागर किया था। सूत्रों से खबर है कि हंसराज अहीर को कोयला मंत्रालय मिल सकता है। फिलहाल ये मंत्रालय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पास है। आज होने वाले कैबिनेट विस्तार में राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को जगह मिल सकती है। नड्डा पार्टी में महासचिव का काम संभाल रहे हैं। नड्डा हिमाचल से आते हैं। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। नड्डा हिमाचल में मंत्री भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। आज बीजेपी और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है। नकवी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। मुख्तार अब्बास नकवी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नकवी बीजेपी में बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा यूपी से साध्वी निरंजन ज्योति और महेश शर्मा को भी जगह मिल सकती है। निरंजन ज्योति फतेहपुर से सांसद हैं, जबकि महेश शर्मा दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर से पहली बार सांसद बने हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि पीएम मोदी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे वो पूरा करेंगे। निरंजन ज्योति उमा भारती के साथ भी काम कर चुकी हैं। महेश शर्मा नोएडा से सांसद और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे। बिहार से 3 नए चेहरों के शामिल होने की खबर है। इनमें से एक आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव का भी नाम है। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। बिहार से राजीव प्रताप रूडी के नाम की भी चर्चा है। बीजेपी महासचिव रूडी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार से पीएम मोदी के बड़े समर्थक गिरिराज सिंह का नाम भी आ रहा है। गिरिराज सिंह पहली बार सांसद बने हैं। गिरिराज नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और नीतीश विरोधी बयान देते रहे हैं। खबर है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को भी पीएमओ से फोन आ चुका है। बाबुल सुप्रियो पहली बार सांसद बने। बाबुल सुप्रियो मशहूर गायक हैं और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पहली बार सांसद बने हैं। सूत्रों से खबर है कि शूटर से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौर को मंत्री बनाया जा सकता है। राठौर के अलावा राजस्थान से ही एक और सांसद सावरलाल जाट का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पंजाब से विजय सापला और हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है। चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े जाट नेता हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाटों को लुभाने की कोशिश है। वहीं छत्तीसगढ़ से रमेश बैस और झारखंड से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को भी मौका मिल सकता है। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 20 बीजेपी नेताओं को फोन गया है, जिसे दिल्ली में रहने को कहा गया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री ने उन नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है जिन्हें मंत्री बनाया जा जाना है। पीएम ने 26 मई को भी अपने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया था। खबर है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के सामने एक बार फिर बड़ी डिमांड रख दी। शिवसेना ने बीजेपी के सामने 12 मंत्री पद मांगे हैं। शिवसेना चाहती है कि उसके 5 विधायकों को कैबिनेट और 7 को राज्य मंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही शिवसेना ने एक और बड़ी डिमांड रखी है। शिवसेना ने कहा कि अगर बीजेपी उसे डिप्टी सीएम का पद देने को तैयार नहीं होती है तो उसे गृह मंत्रालय की कमान से सौंपनी होगी। शिवसेना आज तय करेगी कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन देना है या विपक्ष में बैठना है। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल होने या बाहर रहने को लेकर शिवसेना में मतभेद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना विपक्ष में बैठने का फैसला ले सकती है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आज शाम 4 बजे होने वाली शिवसेना के नेताओं की बैठक में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है।
इस सर्वे में आपको 42.3% और बीजेपी को 39.1% और कांग्रेस को 10.2% ही वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपके सर्वे के मुताबिक पार्टी को 41 से 46 सीटें, बीजेपी को 24 से 28 सीटें, कांग्रेस को 1 से 4 सीट मिलेगी। दिल्ली में रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तरुण यादव नाम के एक शख्स ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गिरीश सोनी पर उसके मकान पर कब्जा करने का आरोप है। तरुण यादव का आरोप है कि उन्होंने गिरीश सोनी को अपना दफ्तर बनाने के लिए किराए पर कमरा दिया था, लेकिन जब उन्होंने उसे खाली करना चाहा तो गिरीश सोनी ने अपने समर्थकों के साथ उनकी पिटाई कर दी। उधर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि तरुण यादव को बीजेपी ने मीटिंग में हंगामा करने के लिए भेजा था। केजरीवाल ने इन आरोपों का भी खंडन किया क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई बदतमीजी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेसी नेता अब ऑनलाइन लोगों से रूबरू होंगे। कांग्रेस अगले हफ्ते अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करेगी, जिसके जरिए पार्टी सीधे पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। वेबसाइट में हर विधानसभा का अलग से पेज होगा और इसमें बूथ लेवल की जानकारियां भी होंगी। वेबसाइट में कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में भी पूरी जानकारी होगी। नेताओं के साथ हैंगआउट की भी सुविधा होगी। लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा ने पार्सेकर को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले पार्सेकर को विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। मनोहर पर्रिकर ने लक्ष्मीकांत पार्सेकर का नाम सुझाया। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में पार्सेकर स्वास्थ्य मंत्री थे। 58 साल के लक्ष्मीकांत पार्सेकर उत्तरी गोवा की मंदरेम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पार्सेकर आरएसएस से जुड़े रहे हैं। गोवा में बीजेपी को खड़ा करने वाले नेताओं में लक्ष्मीकांत पार्सेकर का भी नाम आता है। पार्सेकर 2002 और 2012 में पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख भी रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने वाले फ्रांसिस डिसूजा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पार्सेकर के अलावा 9 मंत्रियों ने शपथ ली। गोवा के नए सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें अपने कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा, राजीव प्रताप रूडी और मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। गाजियाबाद के वैशाली इलाके से अगवा हुए 3 साल के वंश का पता चल गया है। गाजियाबाद पुलिस ने वंश को हरियाणा के यमुनानगर से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वंश का अपहरण उसकी मां रानी ने ही कराया था। रानी को शक था कि उसके पति रमन का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वंश के पिता रमन को पता था कि वंश अपनी मां के पास यमुनानगर में है, मगर पुलिस से उसने ये बात छिपाई। पुलिस के मुताबिक रमन ने कई शादियां की हैं। उसे डर था कि कहीं ये भेद खुल न जाए, इसलिए वो पुलिस से बच रहा था। रानी और रमन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले की जांच हो रही है। वंश की बरामदगी पर डीएसपी रणविजय ने इंडिया न्यूज को धन्यवाद दिया है। इंडिया न्यूज वंश के अगवा होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया। देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पूरे मुहिम में आपका चैनल मेरा साथ दिया है। आप लोगों ने लगातार पूरे देश में उसके सारे डिटेल्स आपने चलाया है, दिखाया है सब लोगों को। हरियाणा के पलवल में टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। तुमसरा गांव के पास कुछ लोगों का बिना टोल दिए गाड़ी निकालने को लेकर कर्मचारियों से विवाद हुआ और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि टोल के पास के गांव के कुछ लोग बिना टोल दिए गाड़ियां निकालना चाहते थे। रोकने पर उन लोगों ने तोड़फोड़ और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले लोग टोल बूथ के भीतर रखे कैश बॉक्स से लगभग 2 लाख रुपए लूट ले गए। टोल पर लगे सीसीटीवी में रकम लूटते लोगों की तस्वीरें भी कैद हुई। टोल प्लाजा के ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई। यूपी के गोरखपुर में एक नर्सरी स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ हुए रेप की वारदात से गुस्साए लोगों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर दिया। पुलिस थाने से महज 10 कदम की दूरी पर स्थित स्कूल में मासूम के साथ हुई हैवानियत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसी से भड़के लोग स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई। मासूम से स्कूल में हैवानियत से गुस्साए लोग लाल डिग्गे स्थित स्कूल के प्रबंधन और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान लोग उग्र हो गए और तोड़फोड़ करने लगे, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया और लोगों से संयम रखने की अपील की। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए।
गाजियाबाद में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां के गांधीनगर इलाके में बीजेपी नेताओं ने सुरक्षा गार्ड की पूरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बताया जा रहा है कि दिल्ली गेट इलाके के बीजेपी नेता और महिला पार्षद के पति का कार पार्किंग को लेकर गार्ड से विवाद हुआ। इसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गार्ड को पीट दिया। उसकी बंदूक भी छीनने की कोशिश हुई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सपा नेता के भाई हाजी नबी की गाड़ी पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। हमले में हाजी नबी बाल बच गए। हालांकि उनका ड्राइवर के सिर में गोली लगी है। उसका दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक ऑटो वाले ने महिला पत्रकार की पिटाई कर दी। महिला पत्रकार ने ऑटो वाले को महरौली जाने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, जिस पर दोनों में बहस होने लगी। आरोप है कि बहस के दौरान उस ऑटो चालक ने न सिर्फ महिला को पीटा बल्कि उसकी 10 साल की बेटी को भी पीटा। पीड़ित महिला के मुताबिक मारपीट के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। महिला का यह भी कहना है कि पुलिस अगर चाहती तो आरोपी को पकड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बिहार के बगहा में एक लड़की को 10,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया। लड़की का सौदा किसी और ने नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी के चलते उसके ही बाप ने तय किया था। आसपास के लोगों को जब पता चला तो उन्होंने दोनों दलालों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बरेली में यूपी रोडवेज की बस बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह बस पीलीभीत से दिल्ली जा रही थी। ट्रक से बचने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ। बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे। कुछ दिनों की शांति के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बारामूला के उरी सेक्टर में हुई गोलीबारी में कुल 2 लोगों की जान चली गई। हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 17 साल की एक लड़की की भी मौत हो गई। करीब 2.5 घंटे तक चली गोलीबारी में पाकिस्तान ने लगातार भारतीय सीमा पर मोर्टार दागी। राम जेठमलानी ने कश्मीर पर परवेज मुशर्रफ के 4 सूत्रीय फॉर्मूले का खुलकर समर्थन किया है। जेठमलानी के मुताबिक कश्मीर को लेकर मुशर्रफ के पास ठोस प्रस्ताव था, लेकिन भारत ने उसे तवज्जो नहीं दी। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर वकील और बीजेपी के सांसद रहे राम जेठमलानी कश्मीर कमेटी के अध्यक्ष हैं। जेठमलानी के मुताबिक धारा 370 पर बीजेपी इसलिए चुप है क्योंकि उन्होंने पीएम को इसकी अहमियत बताई। जेठमलानी के मुताबिक धारा 370 को खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी का अस्सी घाट से यूपी में सफाई अभियान की शुरुआत की। पीएम ने खुद फावड़ा उठाकर अस्सी घाट पर लगे मिट्टी और कूड़े के ढेर को हटाया। खुदाई के बाद पीएम ने कहा कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र से सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। आशा करते हैं कि 1 महीने में पूरा घाट साफ हो जाएगा। सीएम अखिलेश यादव के अलावा पीएम ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, साहित्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और गायक कैलाश खेर को भी टीम में शामिल किया। यूपी में सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पीएम ने धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य, साहित्यकार मनु शर्मा और साहित्यकार देवी प्रसाद द्विवेदी को भी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा पीएम ने यूपी में सफाई अभियान के लिए जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का भी नाम लिया है। ये पूरी टीम यूपी में सफाई अभियान को आगे बढ़ाएगी। पीएम ने कहा जिन लोगों को सफाई अभियान की जिम्मेदारी दी जा रही है उनमें से हर एक को अपने आगे 9 लोगों को जोड़ना है। इस तरह से देश भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अस्सी घाट पर सफाई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आनंदमयी आश्रम के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पीएम ने अस्पताल का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी के सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना ने तालिकपुर पंडोरी गांव को गोद दिया है। 2019 तक वो 3 और गांव गोद लेंगे। बीजेपी नेता और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी ने आदर्श गांव के लिए दिल्ली सुजानपुर गांव को गोद दिया है। दिल्ली सुजानपुर गांव कानपुर का एक अति पिछड़ा गांव है। कानपुर के मेयर समेत बीजेपी के कई विधायकों ने गांव का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर में मोदी ब्रिगेड को हराने के लिए बड़े दल एकजुटता की रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संकेत दिए कि चुनाव के बाद पीडीपी से गठबंधन हो सकता है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस अपने दम पर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करेगी।
लखनऊ में बीएसपी के 2 नेताओं ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। वीर सिंह ने दोपहर बाद अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लखनऊ में बीएसपी के 2 नेताओं ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। वीर सिंह ने दोपहर बाद अपना नामांकन दाखिल किया। वीर सिंह के अलावा बीएसपी में राजा राम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। हरियाणा के करनाल में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में लड्डुओं के लिए छीना झपटी होने लगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर आए थे और अपने भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम खत्म होते ही लड्डू के पैकेट की खातिर कार्यकर्ता अनुशासन का पाठ भूल गए। लड्डू के लिए कार्यकर्ताओं में लूट खसोट मच गई। मिठाई बांटने का जिम्मा जिनको दिया गया था वो भी कार्यकर्ताओं के हंगामे के सामने बेबस नजर आए।